आपको स्किज़ोफ्रेनिया है या आपके किसी फैमिली मेंबर को स्किज़ोफ्रेनिया है। ज्यादातर लोग जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं वो दवाओं से कोई ना कोई इलाज ले रहे होंगे, चाहे पिछले 2-4 महीने से, चाहे 2-4 साल से, या चाहे कई सालों से आप दवाओं का इलाज ले रहे होंगे स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। और ऐसे में जो सबसे बड़ी चूक हो जाती है वो ये कि हम नहीं समझ पाते कि किन पहलुओं, किन एरियाज पर हमें ट्रीटमेंट में ध्यान देने की जरूरत है। कौन से ऐसे अलग अलग एरियाज होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक सिम्टम्स के मैनेजमेंट में जिन पर ध्यान देकर ट्रीटमेंट को, रिकवरी को बेटर बनाया जा सकता है। इसी बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एरियाज या ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में जानना, जिनके बारे में डिटेल में अच्छे से समझना स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए या उनके फैमिली मेंबर्स के लिए जो कि उनका ध्यान रख रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट की जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, उन सबके लिए यह जानना जरूरी है कि किन विषयों पर सही जानकारी लेकर ट्रीटमेंट को एक सही दिशा दी जाए। दवाइयां आप ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दवाइयां लेना जरूरी है। लंबे टाइम तक दवाइयां चल सकती हैं या चल रही होंगी, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ट्रीटमेंट या रिकवरी का। मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हो रहा है पेशेंट का, उसमें दवाइयां तो जरूरी हैं, पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज मिस हो जाते हैं, नजरअंदाज हो जाते हैं, जो कि ट्रीटमेंट में पेशेंट को प्रोवाइड किया जाना जरूरी है। और इसी वजह से, क्योंकि आप ये सब नहीं जानते, इसी वजह से रिलैप्स हो जाता है, पेशेंट दवाइयां छोड़ देता है, पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो जाती है, पेशेंट अपनी बहुत ही डिस्ट्रेसिंग कंडीशन से बाहर ही नहीं आ पाता है। इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा उसे हम कहते हैं साइको एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली जिन डॉक्टर्स से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सिर्फ आपको दवा दे रहे हैं और साइको एजुकेशन के बारे में ना आपको कभी बताया जाता है और ना इसकी इंपॉर्टेंस को आपको आज तक कभी समझाया गया होगा। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी भारी भूल कर देते हैं डॉक्टर्स वो ये कि पेशेंट्स को उनकी बीमारी के बारे में जानकारी देते ही नहीं है। ना के बराबर पेशेंट्स या उनके फैमिली मेंबर्स अपनी बीमारी, अपनी कंडीशन और अपने रोजमर्रा के मेंटल स्टेट में आने वाले चेंजेस के बारे में जानते होंगे, ऐसे ना के बराबर लोग होते हैं। और साइको एजुकेशन का यही गोल होता है कि बीमारी को बेहतर तरीके से समझा जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे एरियाज बताता हूं जिस पर कि साइको एजुकेट होना जरूरी है पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए। इसी आर्टिकल में ये एक टेबल दिया है जिसमें बताया है गोल्स ऑफ साइको एजुकेशन फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब साइको एजुकेशन जब दे रहे हैं तो उसके लक्ष्य क्या है, क्या गोल्स हैं, किन चीजों पर साइको एजुकेट होना जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं आपके सामने रीड करूंगा ब्रीफ में। इस वीडियो में जो मेरा मेन पर्पस था, टारगेट था, वो यही था कि आपको साइको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताऊं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, और क्या एरियाज हैं वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। पहला पॉइंट है इंक्रीज नॉलेज अबाउट द इलनेस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। मतलब ये जैसे मैंने अभी वीडियो में भी बताया कि बीमारी के बारे में नॉलेज लेना, ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जानना, ट्रीटमेंट कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा, कितना लेना जरूरी है, क्या क्या हमें उससे फायदे होंगे, ये सब जानना। कौन से सिम्टम पर दवा काम करेगी, कौन से सिम्टम पर थेरेपी काम करेगी, कौन से सिम्टम के लिए फैमिली में चेंज आना ज़रूरी है, लोगों के बर्ताव और लोगों के आपस के रिलेशनशिप में चेंज आना ज़रूरी है, ये सब। नेक्स्ट, एम्पावर कंज्यूमर्स मतलब जो दवाएं ले रहे हैं, मतलब जो पेशेंट्स हैं, एंड फैमिली मेंबर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ट्रीटमेंट या पेशेंट की लाइफ में क्या क्या डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, उसके लिए इन सबको एम्पावर किया जाए, इनकी ताकत बढ़ाई जाए, इनको मजबूत किया जाए, एंकरेज किया जाए कि कैसे ये सही डिसीजन ले। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब है ये नहीं कि बस अपने मन से जो आया, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी उम्मीद के हिसाब से जो करना है कर दिया। पेशेंट की शादी करनी थी, चलो शादी कर दी, सोचेंगे चलो अब दवाइयां चल रही हैं, पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होगा। तो पेशेंट हो या उसके फैमिली मेंबर्स हो, वो सही डिसीजन ले पाए जो पेशेंट के फायदे में जाएगा, फैमिली मेंबर्स के भी फायदे में जाएगा। ये नहीं कि पेशेंट को दुकान खुला दी कि भाई ये थोड़ा बिजी हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसे एकदम से एब्रप्टली नहीं करना, सही तरीके से सही टाइम पर हर चीज करनी है। तो इस चीज के लिए एम्पावरमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट, फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग कंज्यूमर्स, फैमिली मेंबर्स एंड प्रोफेशनल्स। साइको एजुकेट करने से फायदे क्या होता है कि पेशेंट, उनके फैमिली मेंबर्स और प्रोफेशनल्स, मतलब थेरेपिस्ट हो या
आपके जो भी साइकाइट्रिस्ट हैं या जो भी दूसरे डॉक्टर्स हैं उनके बीच कोलैबोरेट किया जाए। ये नहीं कि बस दवा लेकर बैठे हैं और पेशेंट अपनी दुनिया में है, फैमिली मेंबर्स अपनी दुनिया में है, चल रहा है बस ऐसे ही जो भी चल रहा है। 2-2 3-3 महीने में जाकर एक बार डॉक्टर के पास हाजिरी दे देते हैं, दवाइयों का रिव्यू करा लेते हैं, हो गया काम। नहीं, कोलैबोरेशन करना जरूरी है कि डॉक्टर जो आपको कह रहा है, समझा रहा है, फैमिली मेंबर्स कितना समझ रहा है, पेशेंट कितना समझ रहा है, सब लोग आपस में मिलकर कुछ बढ़िया डिसीजन लें और ट्रीटमेंट को लेकर आगे प्रोग्रेस करें। नहीं तो डॉक्टर को भी सारी चीजें पता नहीं होती, डॉक्टर भी अपने मन से बोल देते हैं कुछ भी, तो बस ऐसा एलियनेटेड सा रहता है, सब आइसोलेटेड सा रहता है, अपने अपने मन से सब चल रहे होते हैं। ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट आता है एलिवेट सफरिंग अमंग फैमिली मेंबर्स, परिवार के लोगों की पीड़ा को दूर करना। ये जरूरी होता है। साइको एजुकेशन में ये टारगेट किया जाता है कि पेशेंट के फैमिली मेंबर्स परेशान दुखी ना रहें, उनकी भी स्ट्रेस कम हो, उनको भी सारी ये जो परेशानियां हैं इससे मुक्ति मिले, ताकि वो समझें, देखें क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि वो अपनी सफरिंग को कम कर पाए। नहीं तो पेशेंट फैमिली मेंबर सब परेशान रहते हैं कि भाई ये बीमारी क्या है, कैसे जाएगी, क्यों नहीं जा रही, कैसे क्या इसकी हॉस्पिटलाइजेशन कैसे खत्म हो, कैसे इसके डिल्यूजन खत्म हो। तो ये जो पीड़ा परेशानी है ये जाएगी फैमिली मेंबर्स की अगर सही तरीके से साइको एजुकेट कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज इंसाइट इनटू इलनेस। पेशेंट की अपनी बीमारी, अपने ट्रीटमेंट, अपने लक्षण, अपनी मेंटल हेल्थ की जो भी दूसरी कंडीशन है उसमें इंसाइट बढ़े, उसकी समझ बढ़े कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, बीमारी क्या है, इलाज क्या फायदा करेगा, क्यों लेना है इलाज, ये सब चीजें पता चले। क्योंकि पेशेंट तो दूर भागता है ट्रीटमेंट से, वो तो सोचता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये तो बेकार में मुझे पागल बना रहे हैं, बेकार में मुझे दवाइयां खिला खिला के पता नहीं परेशान किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं, हमें इंसाइट बढ़ानी है पेशेंट की। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड हाउ मेडिकेशंस वर्क। दवाइयां कैसे काम करती हैं, लक्षणों को कैसे कम करती हैं, पेशेंट की हेल्थ कैसे मेंटेन करती हैं, उसका स्ट्रेस कैसे कम करती हैं, उसके मूड को कैसे अच्छा करती हैं। हालांकि इसके अंदर साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी आना भी जरूरी है, क्योंकि पेशेंट को अक्सर क्या वेट गेन हो जाता है, कोई किसी तरह की कोई गैस की दर्द की समस्याएं रहती हैं, कई बार नींद बहुत आती है, ज्यादातर एंटीसाइकोटिक दवाओं से नींद बहुत आती है। तो ऐसे में पेशेंट हमेशा शिकायत करेगा कि ये दवाइयां तो सुलाती रहती हैं, मैं कुछ कर नहीं पाता, कर नहीं पाती। तो हमें समझना होगा कि दवाइयां कैसे काम करती हैं। अगर नींद आ रही है तो क्यों सही है, जरूरी है कि नींद आए, कम से कम पेशेंट के सिम्टम्स तो रिकवर कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में पेशेंट को पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि दवाइयां कैसे और क्यों काम कर रही हैं और कैसे लॉन्ग टर्म में पेशेंट को हेल्प करेंगी। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट मेडिकेशन एडहेरेंस हैज ऑन रिकवरी। मतलब दवाएं लेते रहने से, रेगुलरली दवाओं की जो रूटीन है, जो भी डोजेज है उसको लेते रहने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पेशेंट की रिकवरी पे, इसको समझना, इसको दिमाग में अच्छे से बिठाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है साइको एजुकेशन का। और यही तो प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट समझ नहीं पा रहा है। पेशेंट क्या, उसके फैमिली मेंबर्स भी नहीं कई बार पूरी तरह से समझते। बोलते तो हैं, कहते तो हैं कि हाँ ये लेना चाहिए, दवा लेनी चाहिए, पर पूरा गहरे में उसके इम्पैक्ट को नहीं समझते। पेशेंट तो खासकर नहीं समझता। तो ऐसे में इस बारे में पूरी जानकारी पेशेंट को मिल पाए, इसके लिए साइको एजुकेशन दी जानी जरूरी है। फिर इंप्रूव ट्रीटमेंट एडहेरेंस। दवाइयाँ, थेरेपी, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब क्यों ज़रूरी है, क्या है, कब लेना है, कितना लेना है, डे केयर सेंटर में जा रहे हैं तो किस लिए जाना है, और दूसरे फर्दर कुछ ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी या सोशल स्किल ट्रेनिंग के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी हो रही है, तो ये क्यों ज़रूरी है, कैसे लेते रहना ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या होंगे, कैसे इससे इंप्रूवमेंट और रिकवरी होगी, ये सारी चीज़ें जानना, इसको इंप्रूव करना, ये पेशेंट के लिए जो जरूरी होता है साइको एजुकेशन में किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंप्रूव फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस। क्योंकि स्किज़ोफ्रीनिया के अंदर फिजिकल हेल्थ खराब होगी या फिजिकल हेल्थ भी खराब चल रही है अपने कुछ और दूसरे वजहों से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वजन बढ़ गया है, खान पान सही नहीं है, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रीनिया में, जिसकी वजह से पेशेंट का जो बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन है वो खत्म सा हो जाता है। पेशेंट घर से बाहर निकलता तक नहीं है या निकलती भी नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है फैमिली मेंबर्स के लिए कि पार्क में ले जाकर आधा घंटा इसको घुमा दें, कोई फिजिकल एक्टिविटी करा दें। तो ये जो सारे जो फिजिकल हेल्थ और प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी रिस्क होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके बारे में जानकारी लेना और इनको इम्प्रूव करके कैसे पेशेंट की ओवरऑल वेलबींग और वेलनेस को अचीव किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, ये सब बारे में जानकारी देना और इसके बारे में एजुकेट करना पेशेंट को, ये भी साइको एजुकेशन का पार्ट होता है। एक तो इससे नेगेटिव सिम्टम्स में भी कमी आएगी, मूड पेशेंट का अच्छा हो जाएगा, कुछ डिप्रेसिव सिम्टम चल रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे और ओवरऑल भी पेशेंट की फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, मैनेज स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स।
जो भी पेशेंट अपनी कुछ डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या कर रही है, चाहे उसके करियर और मैरिज को लेकर हो सकते हैं, डेली रूटीन को लेकर हो सकते हैं, अपने एम्बिशंस, अपनी एजुकेशन को लेकर हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज को लेकर हो सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जो भी उन प्रॉब्लम्स की वजह से आने वाला स्ट्रेस है, तनाव है, उसको मैनेज किया जाए। क्योंकि जो स्ट्रेसर होते हैं वो अच्छे खासे पेशेंट को, जो कि अच्छी खासी कंडीशन में चल रहा है, उसको भी रिलैप्स लाने की, एकदम से उसकी कंडीशन को खराब करने की पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए इन स्ट्रेसर्स को, रोजमर्रा के तनाव को हल्के में ना लें, इनको मैनेज करना जरूरी है। क्योंकि धीरे 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 ये स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, पेशेंट की मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब होती रहेगी और फिर रिलैप्स हो जाएगा, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन बढ़ जाएंगे, या जो भी पेशेंट के सिम्टम्स हैं, एग्रेशन है या कुछ भी है, वो बढ़ सकता है। हमें लगेगा कि दवाइयां काम करनी बंद कर दी, पेशेंट डिस्टर्ब हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया लौट आया, हम डर जाएंगे। पर वो काफी समय से पनप रहा था, वो सिम्टम, वो जो रेजिडुअल फेज में चला जाता है, जब करीब करीब दिखाई नहीं देता है सिम्टम, पर सब क्लिनिकल लेवल पर, मतलब दिमाग के किसी कोने में, दिमाग में कहीं ना कहीं वो चल रहा होता है, और वो स्ट्रेस की वजह से धीरे 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 पैरानॉइड सिम्टम बढ़ जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि स्ट्रेस को सही टाइम पर, डिल्यूजन बनने से पहले, सिम्टम्स वर्स होने से पहले उसको नहीं पहचाना जाता, नहीं मैनेज किया जाता। इसलिए स्ट्रेस को और जो भी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उसको मैनेज करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिड्यूस रिलैप्स एंड री हॉस्पिटलाइजेशन। दोबारा से हॉस्पिटल जाना, रिलैप्स हो जाना, दोबारा से सिम्टम्स बढ़ जाना, इसको कम किया जाए। साइको एजुकेशन जब दी जाती है ना प्रॉपर, धीरे 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 पेशेंट जब अपने बारे में समझता है, जानता है, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक्स पर डिस्कशन करनी जरूरी है, बार बार पेशेंट को अलग अलग नजरिए से उसकी प्रॉब्लम समझानी जरूरी है, उसकी बीमारी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझाना जरूरी है। हर अलग अलग टाइम पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो बार बार समझाया जाना जरूरी होता है। तो ऐसे में जब लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है तो उससे पेशेंट के रिलैप्स के चांस कम हो जाते हैं। पेशेंट हमेशा समझता है कि जब उसको तनाव आ रहा है, जब उसके वार्निंग साइंस दिखाई दे रहे हैं कि उसको रिलैप्स हो सकता है, सिम्टम्स दोबारा बढ़ सकते हैं, वो कुछ ऐसा करे, ऐसा समझे, ऐसा कुछ अपने बिहेवियर में, थॉट्स में चेंज लाए ताकि उसका रिलैप्स रुक जाए और वो हॉस्पिटलाइज होने की उसकी जो नौबत है वो ना आए। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, स्किज़ोफ्रेनिया का रिलैप्स, दोबारा से एपिसोड का ट्रिगर हो जाना बड़ा सेंसिटिव मामला है। आपको लगेगा दवाइयां ले रहे थे, प्रॉब्लम दूर हो गई, अब दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। मोस्टली केसेस में तो यही होता है, पेशेंट को लगता है कि मैं तो अब ठीक हो गया, ठीक हो गई, दवाइयां छोड़ दो। तो ऐसे में क्या होता है, उसके स्ट्रेस बढ़ जाते हैं और कब उसका रिलैप्स होता है पेशेंट को खुद भी पता नहीं चल पाता, वो मैनेज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं थी कि कैसे प्रॉब्लम जो है वो सीवियर हो सकती है, कैसे उसके स्ट्रेसर्स जो है उसको मैनेज करना जरूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस, पूरी जानकारी को दिमाग में बिठाने के लिए साइको एजुकेशन जरूरी है। फिर नेक्स्ट जो मैं अभी बता रहा था कि रिकॉग्नाइज रिलैप्स एंड डेवलप क्राइसिस एंड रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान्स, कि पहचाना जाए कि रिलैप्स कब कैसे होता है। इसे हम कहते हैं वार्निंग साइंस को पहचानना। कुछ ऐसे बदलाव पेशेंट के बिहेवियर और थिंकिंग स्टाइल में आने लगते हैं जो कि बताते हैं कि रिलैप्स शायद आ रहा होगा। कई बार सेम सिम्टम्स नहीं डेवलप होते, पहला एपिसोड जब आया होता है तो पता भी नहीं चलता कब कैसे डेवलप हो गया, पर दूसरे एपिसोड, तीसरे एपिसोड में हम ज्यादा बेटर तरह से जान सकते हैं। तो इसके लिए पहले से ही तैयारी लेना, पहले से ही रिलैप्स प्रिवेंशन कैसे किया जाए, कैसे डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए, कौन सा ट्रीटमेंट लिया जाए, कैसे ट्रीटमेंट में बदलाव लाए जाए, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रिलैप्स ला रही होंगी तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, ये पूरी समझ के साथ अगर हम चलेंगे तो हम पेशेंट की कंडीशन को बिगड़ने से, वर्स होने से रोक पाएंगे। पेशेंट को गुस्सा आ रहा है, पेशेंट आइसोलेट कर रहा है खुद को, पेशेंट में सुसाइडल बिहेवियर बढ़ रहा है, पेशेंट घर से भाग रहा है, कुछ भी ऐसे बिहेवियर्स हो सकते हैं जो कि उसके रिलैप्स के इंडिकेटर हो सकते हैं या वो उसके रिलैप्स का पार्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि पेशेंट में क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो उसका रिलैप्स ला सकते हैं ताकि सही टाइम पर उसे बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, फॉस्टर रिकवरी एंड कम्युनिटी री इंटीग्रेशन। रिकवरी बढ़ानी है, बेटर करनी है, उसको और कुछ चीज़ों से फैसिलिटेट किया जाए। मतलब पेशेंट को अपनी कम्युनिटी में लोगों से मिलना जुलना, जॉब में कैसे उसको दोबारा से लाया जाए, उसकी डे टू डे लाइफ है उसको कैसे सोशलाइज कैसे कराया जाए, पेशेंट को अपने आसपास की दुनिया से कैसे रिकनेक्ट किया जाए, कौन से ऐसे हम एक्टिविटीज करा सकते हैं चाहे घर में चाहे बाहर, ताकि पेशेंट जो है वो दोबारा से अपनी आसपास की दुनिया में एक जगह बना पाए। क्योंकि तभी उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा जब वो धीरे 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 अपने को
बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर पाएगा और वास्तविकता से, रियलिटी से जुड़ पाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की रिकवरी में, क्योंकि पेशेंट को रियलिटी से कांटेक्ट हट जाता है। तो लोग बुरे नहीं हैं, लोग उसका हार्म नहीं करना चाहते या वो उसके लिए कुछ गलत नियत नहीं रखते। लोग अच्छे भी होते हैं, भरोसे के लायक होते हैं। लोगों के साथ मिलजुल कर काम कैसे किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को बेटर किया जाए, ये जो कम्युनिटी में बाहरी दुनिया के साथ जो उसको दोबारा से इंटीग्रेट कराना है, दोबारा से उसका नाता जोड़ना है, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। और ये बहुत सेंसिटिव मामला है। ज्यादातर लोग जो सालों से सिर्फ दवाइयां ले रहे हैं वो अपनी रियल लाइफ में, बाहरी दुनिया में इंटीग्रेट नहीं हो पाते, दोबारा से रिकवर नहीं कर पाते अपनी पुरानी जैसी फंक्शनिंग को, या जो भी एक्चुअल फंक्शनिंग है जिसको वो अटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस सेंसिटिव मोड से बाहर लाने में हम कुछ काम कर ही नहीं रहे। हमने सिर्फ दवाइयों पे डाल दिया है, जैसे दवाइयां पता नहीं कोई बड़ा चमत्कार कर देंगी और पेशेंट को पता नहीं कौन सी ऐसी कंडीशन में ले जाएंगी जिसमें कि उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। दवाइयां सिम्टम्स दबा रही हैं, पेशेंट को स्टेबल रख रही हैं, पर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में ज्यादातर मामलों में दवाइयां पूरी सक्सेसफुल नहीं होती। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में, उसके लाइफ की पूरी क्वालिटी इंप्रूव हो, पेशेंट बेटर लाइफ जी पाए, फंक्शनिंग उसकी बेटर हो, ये जो एरियाज हैं इसमें दवाइयां छू भी नहीं पाती हैं, ज्यादातर केसेस में छू भी नहीं पाती हैं। इसलिए बेटर लाइफ के फंक्शनिंग को अटेन करने में साइको एजुकेशन शुरुआती पड़ाव के तौर पर बहुत अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सब पेशेंट्स के लिए तो इतना एप्लीकेबल नहीं है पर कुछ लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस यूज ऑन मेंटल हेल्थ। शराब, ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू, ये जो भी चीजें ले रहे हैं उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है मेंटल हेल्थ और डिल्यूजन हेलुसिनेशन पर, इसके बारे में समझना और जानकारी लेना और इसको मैनेज करना। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि साइको एजुकेशन में टारगेट किए जाने जरूरी होते हैं। अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग तरह से इसमें टारगेट किया जाता है, गोल्स रखे जाते हैं, लक्ष्य रखे जाते हैं साइको एजुकेशन के, जिससे कि पेशेंट को सिर्फ एजुकेट करने से, सिर्फ पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव और स्ट्रेसर्स के बारे में जानकारी मिलने से पेशेंट की रिकवरी का रेट बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो कि दवाओं से पूरी तरह से अटेन नहीं हो पाता या दवाइयां उसमें सफल नहीं हो सकती। इसलिए दवाइयों के इलाज से बाहर आए और कुछ दूसरे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनके रोल, उनके महत्व को समझें। ये साइको एजुकेशन से होगा। अपने घर के, अपने आसपास जो भी जहां भी जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, वहां क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलकर साइको एजुकेट हों। यूट्यूब पे तो मैं करता ही रहूंगा, यूट्यूब पे तो आपको ये जानकारी मिलती ही रहेगी। लेते रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें वीडियोस मेरी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। बहुत सारी चीजें जान जाएंगे इस गंभीर प्रॉब्लम, बीमारी के बारे में। तो चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह से और जानकारी लेते रहें। मैं ये वीडियो अब यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।